दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरशिप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक यूनिक कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक साथ मिलेंगे। इस कोर्स में आपको वीडियो के अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। इस कोर्स के अलावा आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप अलग अलग कोर्सेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग कोर्सेज भी आपको उपलब्ध होंगे। चौथी वीडियो पे आ चुके हैं जो कि उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत निर्धारण की है। अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको हम समझाने वाले हैं कीन्जियन सामूहिक पूर्ति वक्र, यानी कि कीन्ज ने किस तरीके से बताया कि मजदूरी की जो दर है उसको आप नीचे की ओर वो रिजिड होती है, जिसकी वजह से सामूहिक पूर्ति वक्र जो होता है उस लाइन पर जहां पे वो रिजिडनेस होती है वो समांतर रूप से बनता है। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ परंपरावादी विचारधारा और कीन्जियन विचारधारा में क्या डिफरेंस है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो आपको ये वाली वीडियो हम समझाने वाले हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कीन्जियन वेज रिजिडिटी के बारे में, यानी कि मजदूरी में किस तरीके से जड़ता होती है, स्टिकनेस होती है और उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस तरीके का बनता है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको एक मॉडल पढ़ाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं वेज फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल, यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि वेज में पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इस वेज फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कभी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती। इसलिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी की समस्या को टाल दिया। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं जिससे कि अगर आपके मन में कोई कंसेप्ट रह गया हो तो वो आपके दिमाग में आ जाए। देखिए, ये क्लासिकल मॉडल की हम बात कर रहे हैं। ये क्लासिकल मॉडल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री उनकी बात कर रहे हैं। उनका मानना था कि जो वेज है वो डिसाइड वहां होता है जहां पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर बराबर हो। जैसे ये मान लीजिए W/P हो गया। अगर कभी भी वेज जो है मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, अगर कभी मान लीजिए रियल वेज बढ़ जाता है, सपोज कीजिए बढ़ गया, तो इसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। और क्योंकि वेज में पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से वेज फिर से इस जगह पर आ जाएगा और इस स्थिति में जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली दूर हो गई। यानी कि बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था में कभी होगी नहीं। आपने पीगू का मॉडल पढ़ा हुआ है, वही सारी बातें आपको समझनी है। लेकिन कीन्ज का मानना था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है और बेरोजगारी होने की वजह जो है वो है मजदूरी जड़ता। यानी कि मजदूरी जड़ता की वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। मजदूरी जड़ता का मतलब है कि मजदूरी को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, मजदूरी में परिवर्तन संभव नहीं है, विशेष रूप से नीचे की ओर। यानी कि इसकी वजह से, क्योंकि आप मजदूरी में परिवर्तन करना संभव नहीं है। क्लासिकल मॉडल तो यह मानता था कि मजदूरी को ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है, नीचे भी बढ़ाया जा सकता है, पर कीन्ज कहते हैं कि मजदूरी को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, विशेष रूप से नीचे की ओर घटाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे उन्होंने क्या क्या कारण है वो कुछ तर्क दिए, फिर मैं आपको डायग्राम पे आ जाता हूं। तो कीन्जियन विचारक अर्थशास्त्री, यानी कि जो कीन्ज के फॉलोअर्स हैं, उनके हिसाब से मजदूरी स्टिकी होती है, यानी कि मजदूरी में परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं हो सकता, बहुत हो नहीं सकता, जिसकी वजह से अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। अब अनैच्छिक बेरोजगारी क्यों पाई जाती है उसके लिए जो तर्क है, यानी कि मजदूरी में स्टिकनेस क्यों रहती है, मजदूरी में परिवर्तन करना क्यों संभव नहीं है, उसके पीछे सबसे पहला कारण है मुद्रा भ्रम। मुद्रा भ्रम का मतलब मैं आपको यहां समझाता हूं, बिल्कुल आराम से समझते हैं मुद्रा भ्रम क्या है। देखिए, मुद्रा भ्रम समझिए। पहले सबसे पहला उन्होंने बताया मुद्रा भ्रम, यानी कि कीमत में मजदूरी जड़ता क्यों होती है, मजदूरी जड़ता क्यों होती है। उसके पहले सबसे पहला जो रीजन है वो है मौद्रिक भ्रम, मॉनिटरी इंक्लूजन। मौद्रिक भ्रम क्या है, बहुत आराम से समझेंगे। देखिए, मौद्रिक भ्रम क्या होता है, मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 50,000 है
और मान लीजिए कीमत स्तर चल रहा है 100 रुपये का, एक ही गुड्स ले लिए। इसका मतलब मेरी जो रियल इनकम है, यानी कि जो मेरी W/P है, रियल इनकम, परचेजिंग पावर, वो है 500 गुड्स खरीदने की, 500 वस्तु खरीदने की मेरी परचेजिंग पावर है। अब इस परचेजिंग पावर को दो तरीके से कम किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका है? पहला तरीका, अगर हम मजदूरी को कम कर दें, मजदूरी में कमी कर दें, तो भी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि अगर कीमत वृद्धि हो जाए, कीमत में वृद्धि हो जाए, तो भी मजदूरी में, तो भी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यानी कि अगर मजदूरी में कमी होके मान लीजिए मजदूरी जो है वो 40,000 हो जाए और प्राइस 100 ही रहे, तो इस केस में जो परचेजिंग पावर है वो 400 वस्तु की रह जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए ये 5,000 हो जाए, 50,000 ही रहे, लेकिन ये हो जाए 120 रुपये, तो भी आप देखोगे कि जो आपकी जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कि अब आप पहले से कम गुड्स खरीद पाओगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता, मजदूरी में कमी के लिए तैयार नहीं होता। कीमत बढ़ने की वजह से भी उसकी वास्तविक मजदूरी में कमी आती है, लेकिन वो कीमत बढ़ने की वजह से वास्तविक मजदूरी में कमी को तो स्वीकार कर लेता है। अब दूध जो है वो 70-72 रुपए किलो हो गया, जबकि कुछ दिन पहले 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो था। टमाटर महंगे हो गए, सब्जी महंगी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें जो महंगी हो गई हैं, लेकिन हमने उसको तो स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर मजदूरी में से कोई 100 रुपए भी कम कर देगा तो हम लड़ने बैठ जाएंगे। सिंपल मतलब ये हुआ, यही मौद्रिक भ्रम है। मौद्रिक भ्रम का मतलब ये हुआ कि जो श्रमिक है वो कीमत बढ़ने की वजह से वास्तविक मजदूरी में कटौती को तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन मजदूरी दर में कमी को स्वीकार नहीं करता। और क्योंकि मजदूरी दर में कमी को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्रिएट हो जाती है। इसी को मौद्रिक भ्रम कहा जाता है। यानी कि मनी इंक्लूजन का क्या मतलब है कि रियल इनकम को घटाने से जो नुकसान होता है उसको आप स्वीकार कर लेते हो। अगर प्राइस की वजह से हुआ है, लेकिन वेज की वजह से हुआ है तो स्वीकार नहीं करते हो। तो ये है हमारा पहला मनी इंक्लूजन। मनी इंक्लूजन की वजह से भी जो श्रमिक हैं या जो मजदूर हैं वो निजी मजदूरी दर पर काम नहीं कर सकते। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा मजदूरी निर्धारण होता है। अब जब सरकार या फर्म किसी को एम्प्लॉय रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए अमेरिका या ऐसे विदेशों में 2 साल, 3 साल, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें पहले ही कर्मचारी को बता दिया जाता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने महीने काम करना है। अब कोई भी फर्म उससे सैलरी से कटौती नहीं करती है, आमतौर पर कटौती नहीं करती है। और जब वो कटौती नहीं करती है तो आप देखने को क्या मिलेगा कि मजदूरी में स्टिकनेस रहेगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट द्वारा मजदूरी निर्धारण की वजह से भी मजदूरी दर में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। सिंपल सरल भाषा में आप याद रखिएगा। न्यूनतम मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लीजिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए 10,000 रुपये, 50,000 रुपये मुझे महीने की सैलरी पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो भैया 50,000 से कम क्यों लूंगा मैं? मेरी बात हुई आपसे 50,000 रुपये की। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, देखिए सरकार कई बार मजदूरी तय कर देती है। सरकार ने मान लीजिए कह दिया कि भाई टीचरों को सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये पर मंथ, बात खत्म हो गई, मिनिमम सैलरी 50,000 रुपये होगी। अब कोई भी श्रमिक संगठन जो है वो इससे कम मजदूरी पे तैयार होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली 50,000 पे सभी लोगों को हो सकता है रोजगार ना ही मिले, इसलिए भी बेरोजगारी होती है। और जो दक्ष व्यक्ति होते हैं, जो एफिशिएंट व्यक्ति होते हैं, उनको ऊंची मजदूरी दर पे ही रोका जा सकता है, अदरवाइज वो काम छोड़कर चले जाएंगे। तो यहां पे आपको समझना है, जो आपको मेन कंक्लूजन समझना है वो ये समझना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, सबसे सिंपल तरीके से बात समझ लीजिए। केंज क्या कहता है? केंज कहता है कि जो मजदूरी जड़ता होती है, मजदूरी जड़ता होती है, ये बेरोजगारी का कारण है। ये केंजियन अर्थशास्त्री, केंजियन अर्थशास्त्री का मतलब केंज और उसके फॉलोअर, वो बेरोजगारी का कारण है। मजदूरी जड़ता बेरोजगारी का कारण है। चलिए बेरोजगारी का कारण क्या बताया? मजदूरी जड़ता। अब दो तरीके के मॉडल हम बना सकते हैं और इस दोनों मॉडल पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई करवा रखा होगा। नंबर 1, हमारी जो कीमत है वो स्थिर है, यानी कि कीमत भी स्थिर है, मजदूरी जड़ है, यानी कीमत स्थिर, मजदूरी भी स्थिर है। दूसरा, कीमत जो है वो परिवर्तनीय है। तो अगर कीमत को स्थिर मानेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई का इस तरीके का बनेगा,
और कीमत को परिवर्तनशील मानेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके का बनेगा। तो मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके का कब बनता है और इस तरीके का कब बनता है। अगर आपको कीमत जड़ता के बारे में बताना हो तो केवल ये वाला डायग्राम एग्रीगेट सप्लाई किस तरीके से बना वो बना के आप छोड़ सकते हो। ठीक है जी, सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम मान रहे हैं मजदूरी जड़ता और कीमत जड़ता। मजदूरी जड़ता और जो कीमत है वो स्थिर है, यानी कि इस केस में मजदूरी जड़ है और कीमत स्थिर है। तो ये वाला आपका मॉडल इस तरीके का बनेगा। डायग्राम कैसे बना वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारी डिमांड फॉर लेबर है और ये हमारी सप्लाई फॉर लेबर है। इस केस में जो आप कह सकते हो एक तरीके से कि मजदूरी जो डिसाइड हुई है वो ये डिसाइड हुई है, ये वाली। तो अगर ये वाली डिसाइड होती तो सभी लोगों को रोजगार मिलता, सभी लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन वास्तव में मजदूरी जो तय हुई है वो ये वाली तय हुई है। ये वाली तय हुई है, दिस वन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये सैलरी 50,000 है और ये सैलरी 40,000 है। ये रियल सैलरी, रियल वेज की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड अगर क्लासिकल मॉडल होता तो मजदूरी दर 40 हो जाती ऑटोमेटिकली, और इस स्थिति में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो जाती, बेरोजगारी होती ही नहीं। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है कि जो मजदूरी दर डिसाइड हुई है वो 50,000 हुई है और कोई भी श्रमिक, कोई भी कर्मचारी 50,000 से कम पे काम करने को तैयार नहीं होगा। और क्योंकि वो 50,000 से कम पे काम करने को तैयार नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सप्लाई होगी, इतने लोग 50,000 पे काम करने को तैयार हैं और ये जो है ये मजदूरी है, एक तरीके से डिमांड है। तो ये हिस्सा जो है ये बेरोजगार हो गया। यानी कि सिंपल सरल भाषा में आप ये कह सकते हो कि 50,000 पर ए बी सी इतने बेरोजगारों की संख्या इतनी है। यानी कि ये हमारी बेरोजगारी के स्तर को दिखा रहा है। इतना हमारी डिमांड है फॉर लेबर है, इतनी हमारी सप्लाई फॉर लेबर है। अब इस स्थिति में क्या होता है, कीमत स्थिर बनी रहती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी वजह से मांग में परिवर्तन हो भी जाए तो भी अर्थव्यवस्था में कीमत और उत्पादन और रोजगार के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उतना ही लोग काम करते रहेंगे। यानी कि सेम कीमत पर अगर मान लीजिए इतना लोग काम कर रहे हैं y0, अगर मान लीजिए किसी वजह से डिमांड बढ़ भी जाए मान लीजिए, तो कीमत में तो परिवर्तन होना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। इसलिए उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इसलिए इस तरीके का एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनेगा। यानी कि ये दर्शाता क्या है वो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, सामूहिक पूर्ति वक्र कीमत तथा उत्पादन के संबंध को दिखाता है। जो सामूहिक पूर्ति वक्र है वो कीमत में और उत्पादन में संबंध को दर्शाता है। सामूहिक पूर्ति उत्पादन के उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सभी फर्में दिए गए कीमत स्तर पर आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। केंद्रीय सामूहिक पूर्ति वक्र क्षैतिजाकार का होता है, इस तरीके का सीधा होता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में व्यापक बेरोजगारी है, इसलिए दी गई कीमत पर फर्म जितनी चाहे आपूर्ति कर सकती है। यानी कि कीमत में किसी भी तरीके का परिवर्तन की संभावना नहीं है। सामूहिक मांग में परिवर्तन पर भी कीमत नहीं बदलती। यानी कि अगर मांग बदल जाए, एग्रीगेट डिमांड बदल जाए, मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए सामूहिक मांग में वृद्धि हो भी जाए तो भी कीमतें नहीं बदलती हैं, केवल और केवल जीडीपी का स्तर बदलता है। यही है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यानी कि व्यापक बेरोजगारी की वजह से ही एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरीके का बनता है, ऐसा मानना था केंजियन अर्थशास्त्रियों का। दूसरा मॉडल जो है वो मैं मान के चलता है, जिसमें आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो सामूहिक पूर्ति वक्र है वो इस तरीके का होता है, क्योंकि कीमतें परिवर्तनशील हैं। यानी कि कीमतें परिवर्तनशील हैं। उसका डायग्राम देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपको एक बार अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ।
कीमत परिवर्तनशील है। देखिए यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए अर्थव्यवस्था में ये आपका डिमांड फॉर लेबर है, ये सप्लाई फॉर लेबर है, यानी कि और इतना मान लीजिए आपका मजदूरी दर है। तो ये आपकी बेरोजगारी के स्तर को दिखा रहा है ए बी। ये मान लीजिए आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि इतने लोग अभी काम कर रहे हैं और ये आपका उत्पादन हो रहा है, जिसको आप बोल रहे हैं प्राइस P0। ठीक है जी। इसका मतलब जब प्राइस P0 है तो आपके उत्पादन का स्तर जो है, सॉरी ये Q0 है। जब प्राइस मान लीजिए P0 है तो उत्पादन का स्तर जो है आपका Q0 है। ये आपका उत्पादन है, ये आपकी कीमत है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब मान लीजिए नंबर 1, ये वास्तविक मजदूरी नहीं, नॉमिनल वेज है। मान लीजिए नंबर 1, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि कीमत स्तर बढ़कर P1 हो जाता है। तो कीमत स्तर में ये जो वृद्धि होती है, इससे क्या होगा, जो श्रम की मांग है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हो श्रम की मांग बढ़ेगी। और श्रम की मांग बढ़ेगी क्योंकि श्रम की जो मांग होती है MRP पर डिपेंड करती है, और वो किससे निकालते हैं, MPP इंटू P से। तो क्योंकि प्राइस बढ़ा है इसलिए MPP भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो वेज रेट है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप देखो वेज रेट नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इस लेवल पे वेज फिक्स है। तो अब आप इस पॉइंट पर आ गए, यानी कि अब आप इस स्थिति में बेरोजगारों की संख्या में कमी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि पहले इतने लोग काम कर रहे थे N0, अब काम करने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है N1, यानी कि इस स्थिति में N1 लोग काम करेंगे और उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, यानी कि ऊंचे कीमत स्तर पर आपको ऊंचा उत्पादन का स्तर मिलेगा। सेम बात फिर लागू होती है। मान लीजिए एक बार फिर से कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर से ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसकी वजह से अब आप उत्पादन का स्तर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पहले से ज़्यादा उत्पादन आपका हो गया, यानी कि आपकी कीमत स्तर P2 पर उत्पादन का स्तर बढ़कर हो गया हमारा Q2। लेकिन उसके बाद अगर कीमतें बढ़ती हैं तो केवल मजदूरी बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इस लेवल को अचीव कर चुकी है, जिसको आप बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा होगा और यहां पे आके एक तरीके से खड़ा हो जाएगा ऐसा। तो सिंपल सरल भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो अगर आप कीमत को फ्लेक्सिबल मानोगे तो एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके से बनेगा पॉजिटिव, और अगर आप एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को फिक्स मानोगे तो जो हमने पहले डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके का ये बनेगा। और ये कीमत रिजिडिटी की वजह भी है, यानी कि कीमत रिजिडिटी इसकी वजह है कि आखिरकार एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरीके का क्यों बनता है, बेरोजगारी क्यों होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।